अब देखो इस चैप्टर में अपने नाम में बता रहे हैं नाइट्रोजन जैसी चीज़ के बारे में पढ़ना है और ऑक्सीजन जैसी चीज़। अब लाजमी सी बात है, जब हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे और ऑक्सीजन जब किसी भी मटेरियल के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन जब किसी मटेरियल के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन का ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसके अंदर ऑक्सीजन हो सकता है। क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। सही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के तो दोस्तों बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे लिखूँ, एक लिस्ट लिखूँ कि सर सिर्फ ये ऑक्सीजन के सैकड़ों कंपाउंड्स हैं, हज़ारों कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन होता है। चलो मैं एक छोटी सी लिस्ट लिखता हूँ, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये पूरे टॉपिक हैं, लिख देता हूँ आवाम को खुश करने के लिए। दोस्तों इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक एसिड। कैसा एसिड? एसिटिक है, एसिकेटिक नहीं, एसिटिक एसिड। उर्दू में इसे प्यार से कहते हैं, अभी बोलूँगा तो घर बोलेंगे हाँ सर ये हमने नाम सुना है, घर में होता है, ये सिरका होता है, देखा घर में होता है, खट्टी खट्टी बू होती है उसकी, देखा। खैर तो CHCCOOH, इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटिक एसिड। उर्दू में क्या कहते हैं? सिरका, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों इस कंपाउंड को देखें, क्या इसके अंदर ऑक्सीजन है? ये भी बड़ा मशहूर कंपाउंड है, पता है किसी को नाम? सही है दोस्तों, ये है कच्ची शर्त। तो भाई ये सारे किसके कंपाउंड है? ऑक्सीजन के। तो कितने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे? मैंने दोबारा कहा था, पहले भी कहा था, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं सर जिनकी इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में क्या होती है दोस्तों? ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ऑक्सीजन के ऐसे कंपाउंड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन के ऐसे कंपाउंड के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसका नाम है H2O2। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसको पढ़ते हैं प्यार से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पहले बताओ इसके अंदर ऑक्सीजन है सर। इसका नाम क्या है दोस्तों? पर ऑक्साइड। इसकी कुछ खसूसियात हैं। इसकी जो सबसे मेन खसूसियत है दोस्तों वो ये है कि ये है एंटीसेप्टिक। उर्दू में इसके लिए बड़ा अच्छा जुमला होता है जो कि अक्सर दवाइयों, उर्दू में इसे कहते हैं जरासीम कश नहीं, जरासीम कुश। सही है, ठीक है। कुश का मतलब, ये उर्दू है, उर्दू बड़ी गाढ़ी ज़बान है। कुश का मतलब है मारने वाला, ख़त्म करने वाला। सही है। एक और चीज़ होती है आपने सुनी होगी कुश से रिलेटेड, बोलो। खुदकुश, ये सुना? खुदकुश हमलावर। भाई जरासीम कुश का मतलब क्या है? किसको कुश करेगा? बंदे को मारेगा तो फिर जरासीम तो वैसे ही रह जाएंगे। तो जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जब इंसान को कोई हमें रगड़ वगैरह लगती है ना तो निशान पड़ जाते हैं या बॉडी कहीं से छिल जाती है। सही है। तो भाई दवाई तो बाद में लगाते हैं, दवाई से पहले उसके आसपास सफाई करते हैं। सही है। अब वो डेटोल से करते हैं। डेटोल तो कंपनी का नाम है, डेटोल कोई मटेरियल नहीं है। समझ में आ रही बात? मैं नहीं कह रहा हूँ डेटोल के अंदर यही होता होगा, ये भी इस्तेमाल होता है जरासीम को किल करने के लिए। सही है। तो ये क्या है? एंटीसेप्टिक है। सही हो गया ये बात, ठीक है। और जो बात नोट करने की है वो क्या है? ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये काम करता है एक और चीज़ का। H2O2 जो है, एक तो ये एंटीसेप्टिक है, जरासीम कुछ यानी जरासीम को कुछ मतलब अल्ले तो खपे तो यानी मार सकता है। सही है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है दोस्तों, ये काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट का काम भी करता है। एजेंट किसे कहते हैं? हमने तो एजेंटों के नाम सुने सर, एजेंट तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ को कहते हैं। डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं अलग अलग हिसाब से। एजेंट का मतलब होता है दोस्तों काम करने वाला। एजेंट का मतलब प्रॉपर्टी एजेंट, प्रॉपर्टी का काम करने वाला।
ऐसे ही है ना, प्रॉपर्टी एजेंट मतलब प्रॉपर्टी का काम करने वाला। इसी तरीके से किसी और चीज़ का एजेंट होगा तो वो उस चीज़ का काम करने वाला होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ब्लीचिंग एजेंट ब्लीचिंग का काम करने वाला, बोलो ना यार। ब्लीचिंग एजेंट मतलब, अब ये ब्लीचिंग क्या होता है? घरों में कपड़ों को ब्लीच लगाते हैं, काले कपड़ों को, हैं, नीले कपड़ों को, पीले कपड़ों को। नहीं सर, लगा दे तो यही काम है ब्लीच का। किस लिए इस्तेमाल करते हैं सर ब्लीच को? क्या कर रहा है भाई ब्लीच? सफाई के लिए तो वो पाउडर भी इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, वॉशिंग पाउडर, वो निरमा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हारी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या है, बोनस, सर्फ एक्सेल, सबकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, देख रहे हो आप, ठीक है। तो भाई ब्लीच का मेन काम ये होता है दोस्तों, अक्सर लोग बालों को ब्लीच करवाते हैं, सुना आपने देखा होगा ना, लोग ये पीले पीले अजीब से ऐसे करके रखे हुए होते हैं। तो मर्द होते तो जनाना वाले बाल रखे हुए होते, तो कुछ ख़वातीन ने मर्दों वाले काट के अजीब सी लग रही होती हैं, वो भी अजीब से लग रहे होते हैं। बालियाँ चढ़ाई, तुम्हें तो बालियाँ तो नहीं पहनता है, पहनता तो उतार दे भाई, सही है। तो बालियाँ वालियाँ लगाई हुई होती हैं, ये तो खुदा की तख्लीक को उल्टा करने वाली बात है, सही है, ठीक है। खैर भाई, बालों को जब आप ब्लीच करते हो तो आप बालों का रंग क्या कर रहे हो? उड़ा रहे हो। किसी भी चीज़ को जब आप ब्लीचिंग करते हो तो उसके ब्लीचिंग मतलब उसके रंग को ख़त्म कर देना। ब्लीचिंग एजेंट रंग को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। जब आप उस चीज़ के रंग को ख़त्म करोगे तो फिर नया रंग उसके ऊपर कर सकते हो। क्या ख्याल है? अभी काले के ऊपर मैं नीला कलर करूं, दिखेगा? काले के ऊपर नीला नहीं दिखेगा सर, काले के ऊपर पीला दिखेगा। समझ में आ रही बात? हरा भी दिखेगा लेकिन ज़रा मिक्स है। तो अगर किसी को नया कलर देना है किसी चीज़ को, तो पहले पुराने कलर को क्या करते हैं? हटाते हैं। पहले पुराने कलर को हटाते हैं, फिर उसके अंदर नई कलरिंग करते हैं, सही है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों, चूँकि इसमें कलर्स, ब्लीचिंग एजेंट कलर्स को रिमूव करता है, ठीक है। जो पेंटिंग्स होती हैं, तो पेंटिंग अगर हम अभी लेके रखेंगे और 20 साल बाद जब उसी पेंटिंग लेके रखेंगे तो सर पेंटिंग के कलर्स क्या हो रहे होंगे? 20 साल बाद कुछ ना कुछ चेंज हो जाएंगे। तो अगर उसी पेंटिंग को दोबारा सही से करना है तो एक तरीका ये, पूरी पेंट हटा दो आप, ख़त्म हो गया, ये तो ख़राब हो गया। उसी पेंट को फिर हम क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। रिपेयर कैसे करते हैं? जहाँ कलर्स वगैरह धुंधले हो गए, बजाय उसमें थोड़ा थोड़ा कलर डालें, उस कलर को उस हिस्से से पूरा रिमूव करते हैं, यानी क्या करते हैं? ब्लीचिंग। फिर नए कलर्स उसमें ऐड कर देते हैं। तो पेंटिंग क्या हो गई भाई? न्यू इसलिए नहीं कहेंगे कि सर आपने पूरी ख़त्म करके थोड़ी, रिपेयर हो गई, रिपेयरिंग ऑफ पेंटिंग्स के लिए, या रीस्टोर हो गई, दोबारा से नई हालत में आ गई। समझ में आ रही बात? तो ये कहलाएगा पेंटिंग को रीस्टोर करना। उसमें भी किसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? H2O2 को इस्तेमाल करते हैं। एक और जो सबसे टेक्निकल इसका इस्तेमाल है, बड़ा टेक्निकल इस्तेमाल, आपको पता है खुदा ताला की बहुत सारी बनाई हुई मखलूक़ें, बहुत सारी अलग अलग लाखों मखलूक़ें। कितनी मखलूक़ें? जिनमें से इंसान एक मखलूक है। इंसान, और ये इंसान कितने भाई? आज तकरीबन 800 करोड़ इंसान हैं। कितने इंसान हैं? 800 करोड़ इंसान मिल के मखलूक कितनी बने? एक। 800 करोड़ लोग मिल, भाई है तो एक ही सारे इंसान है ना, तो मखलूक कितनी? एक। दुनिया के सारे मच्छर एक जगह जमा कर दो, फॉर एग्जाम्पल दुनिया के सारे मच्छर कितने बनेंगे? 200-300 बन जाएंगे। मच्छर ज़्यादा है, इंसान ज़्यादा है? मच्छर ज़्यादा है सर। एक एक के ऊपर 10-10 छप हमला कर रहे होते हैं। ऐसे ही है ना, ये मच्छरोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, सही है। खरबों मच्छर हैं, अरबों खरबों मच्छर हैं, लेकिन मखलूक क्या है? कितनी मखलूक होगी? दूसरी। आपको लग रहा है ये छोटी मोटी चीज़, ये क्या है, इतना हकीर तो है, इसके पास भी ज़िंदगी है, अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकता है सर, बोल सकता है,
उड़ सकता है, ऐसी जगहों पे जा सकते हैं जहां आप नहीं जा सकते हो, ऐसी जगहों पे जा सकता है। फर्क है खसूसियात में, कुछ चीज़ें खुदा ने उसको यूनिक दे दी, आपके पास नहीं है। ये भी पूरी एक, बोलो ना भाई, मखलूक। ऐसी कितनी मखलूकें, लाखों मखलूकें, लाखों हैं, और एक मखलूक के अंदर चीज़ें। ये जो मच्छर सारे जमा किए थे, अब इसमें भी सारे मच्छर, ऐसा नहीं है कि ये सारे इधर के कराची के मच्छर अलग है, लाहौर के। तो मच्छरों की आप भी अगर अंदर देखोगे तो मच्छरों की भी कैटेगरीज है भाई। है मच्छर भी एक उड़ने वाला है परिंदा है, जो चरिंद परिंद जो कहना कह दो। लालबेग 2 किस्म के, वो चलने वाले भी हैं, उड़ने वाले भी हैं, देखें। फिर वो हेलीकॉप्टर देखे, हेलीकॉप्टर है जिसको देख के हम डर जाते हैं, बोलते ओह माय गॉड। सही है, हेलीकॉप्टर भी उड़ने वाला भी है। देखो कितनी सोचने की बात है। हमने जो हेलीकॉप्टर बनाए, उसके अंदर भी पर होते हैं। पहले हमारा हेलीकॉप्टर बना, ये वाला बना, किसने बनाया? किसी बनाने वाले ने बनाया ना। मॉडल वही फॉलो किया हमने मॉडल। हम आज से हज़ारों साल पहले भी परिंदे उड़ रहे, हम देख रहे परिंदे उड़ रहे, जी सर ऐसे उड़ रहे हैं, तो हमने भी उड़ने की कोशिश की। तो ऐसी चीज़ बनाई जिसमें ऐसी चीज़ें, हवाई जहाज में को परवर लगाए। परों का ही गेम है ये सारा। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी कुछ आपने हमें बताया था सर। 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन के अंदर, फर्स्ट है फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन 1 डायमेंशन के अंदर, न्यूटन 3rd लॉ ऑफ मोशन के अंदर आपने हमें बताया था। सादी सी बात ये है दोस्तों, ये सारी खुदा ताला की बनाई हुई मखलूकों के अंदर ही बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। इसी तरीके से कुछ मखलूकें तो ऐसी हैं जिन्होंने आज तक रोशनी नहीं देखी हैं। खुदा ताला की कुछ बनाई हुई मखलूकें तो दोस्तों ऐसी है जिन्होंने आज तक क्या नहीं देखी। लगता है सर आप भी घूम गए हैं। अब आप भाई, रोशनी तो हर जगह है, हम यहाँ बैठे रोशनी है नहीं है भाई। आप खिड़कियाँ दरवाजे बिल्कुल बंद भी कर दो तो भी हल्की फुल्की रोशनी सूरज की कहीं ना कहीं से पहुँच जाएगी टकरा के। जी सर पहुँच जाएगी। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ रोशनी नहीं होती? गुफा के अंदर भी बल्कि आप समझ रहे हो रोशनी। देखो जब ये रोशनी आ रही है ना, आपको लग रहा है ये बल्ब चल रहे हैं, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है ना मिसाल के तौर पे, तो बल्ब से ये आपने बोला 10-15 कोई लाइनें आ रही हैं, 10-15 रेज ऑफ लाइट आ रही है, नहीं, अरबों खरबों रेज ऑफ लाइट आ रही हैं। कितनी आ रही है? तो सूरज कितनी फेंक रहा होगा सर? बहुत सारी फेंक रहा होगा। तो गुफा के अंदर जो लाइट पहुंचती है वो बहुत कम पहुंचती है, उसका असर हमें ना होने के बराबर दिखता है। लेकिन रेज ऑफ लाइट उधर भी दोस्तों, क्योंकि लाइट एक जगह पे टिकेगी नहीं ना भाई। मैंने यहाँ पे रोशनी मारी, टकरा के इधर से इधर पहुंच गई। मैं आपसे एक मुश्किल बात पूछता हूँ, चले फॉर एग्जाम्पल मैं सारी लाइटें बंद करता हूँ, ये भी पूरा टॉपिक है, इसके बारे में भी सर कलीम आपको बताएंगे। 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स को पीछे से बिल्कुल बंद कर दिया, ये सारी लाइटें भी बंद कर दी। बॉक्स के अंदर एक बल्ब लगाया जो कि अभी बंद है, सारी लाइटें बंद है। फिर उस बल्ब को ऑन किया, इधर से पीछे से ये बॉक्स क्या है दोस्तों, बंद है। बल्ब को ऑन किया मैंने, रोशनी निकली इसमें से, आपको बाहर दिखेगी रोशनी कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत हमें सर दिखेगी। हालांकि हमने यहाँ पे तो क्या लगाया हुआ है, बॉक्स लगाया हुआ है, इसमें से तो रोशनी नहीं निकल रही, फिर इसमें से टकरा रही है और टकरा के बाहर जा रही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो लाइट रिफ्लेक्शन करती है सर, टकरा के बाहर जाती है। दोस्तों कुछ जगह ऐसी है जहाँ रोशनी पहुंच नहीं पा रही, समुंदर की गहराई, लाइट वेव वहां तक जा पा रही, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, समुंदर की गहराइयों में गहराई में। इसमें भी कुरान में एक मिसाल है कि आप समुंदर के अंदर इतनी गहराई है कि हाथ से एक इंसान के लिए सबसे आसान पहचानना किसको है भाई? अपने हाथ को तो भाई रोशनी ना भी हो तो पहचान सकता है ना कि मेरा हाथ कहाँ होगा, इमेजिन कर सकता है ना, सही है। समुंदर की गहराई में इतनी डार्कनेस है, यानी रोशनी है ही नहीं है कि इंसान अपने हाथ को भी पहचान सकता नहीं है। उस
गहराई के अंदर भी कुछ मखलूकें होंगी। बात किधर से किधर निकल रही है, मैं टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं किधर आ रहा हूँ। बताओ, मखलूकें होंगी? होंगी। साइंस ने कुछ ऐसी मखलूकें डिस्कवर की उस ज़ेरे समुंदर के अंदर। अगला सवाल पैदा होता है, इतना अंदर तो हम ज़्यादा अंदर जाएंगे हम तो डूब जाएंगे, जो गया तो वो वापस कैसे आया, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, समुंदर की गहराई में गए तो ऐसे जानवर मिले जो कभी समुंदर के ऊपर, मतलब जो सी है ना उसकी सरफेस पे आए नहीं, वो रहते ही कहाँ हैं, अंदर। ठीक है, जैसे समुद्रों में हम जानते हैं सर बहुत सारे जहाज़ ऐसे हैं जो समुंदर के ऊपर रहते हैं, तो उन्हें हम प्यार से कहते हैं शिप, कश्ती उर्फ़े आम में, ऐसे ही है। लेकिन कुछ मशीनरी ऐसी है समुंदर के अंदर जो पानी के कहाँ जाती है, अंदर। उसको पता है क्या कहते हैं प्यार से? इंग्लिश में उसे कहते हैं सर सबमरीन। क्या कहते हैं उर्दू में? बोलो बोलो, बोल दो। उर्दू में दोस्तों इसको प्यार से कहते हैं आबदोस। ठीक है, आप दो नहीं, आप दोस्त। हिंदी में इसका बड़ा प्यारा नाम है। ये जो जितनी बातें मैं कह रहा होता हूँ, चाहो तो आप जाके चेक भी कर लिया करो। ये नहीं हो कि सर कुछ भी बोल रहे हो तो हम आपकी बात मान लेंगे। हिंदी में इसका बड़ा प्यारा नाम है, मजा। पनडुब्बी। हिंदी में इसे प्यार से क्या कहते हैं सर? उर्दू में आबदोस, इंग्लिश में सबमरीन। ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, कैसे काम करता है? एक छोटा सा बात आपको बताता चलूँ, जो कि हमने 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ी थी, और एक टॉपिक सर आपने 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमें पढ़ाया था, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। उसको पढ़ाने के लिए आपने हमें बताया था डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी का गेम है सारा, जिसकी वजह से ये सबमरीन पानी के अंदर भी रहती है और हम चाहें तो इसको पानी की सरफेस पे भी ले आते हैं। पूरा असूल है, जाऊंगा टॉपिक बात किधर से किधर निकल जाएगी। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये सबमरीन पानी के अंदर जब ऊपर और नीचे जा रही है तो इसको सबमरीन मशीन है ना, मशीन को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्यूल चाहिए जी सर। इस सबमरीन को चलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए। बड़ी टेक्निकल बात है, यही है टॉपिक। लास्ट बात, सबमरीन को चलाने के लिए वी नीड फ्यूल। सही है, और कोई भी फ्यूल है, जैसे सुई गैस क्या है सर? एक फ्यूल। डीजल भी क्या है सर? एक। पेट्रोल भी क्या है सर? एक। एलपीजी फ्यूल, एलएनजी, ये सारे फ्यूल है सर। सब फ्यूलों की खास बात ये है सर, इनको जलाने के लिए वी नीड क्या? ऑक्सीजन। दोस्तों, जब हम इन्हें जलाते हैं तो CO2 पैदा होता है, H2O पैदा होता है, एंड द गॉड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज आल्सो प्रोड्यूस देयर। और साथ ही साथ बहुत बड़ी तादाद में क्या बनती? भाई फ्यूल को जला के हम असल में क्या हासिल करना चाह रहे हैं? लेकिन एक मसला है सर, तमाम फ्यूलों को जलाने के लिए चाहिए क्या? ऑक्सीजन। लेकिन मसला ये है सर, सबमरीन तो रहती कहाँ है? और पानी की गहराई में क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। तो सर ऑक्सीजन के सिलेंडर भर के ले जाओ। कितने सिलेंडर भर के लेके जाएंगे भाई? सही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन को उस सबमरीन के अंदर बनाने के लिए हम एक कंपाउंड लेके जाते हैं जिसका नाम है H2O2। सही है। ये क्या करता है, हम जब H2O2 को दोस्तों हीट करते हैं तो ये टूटता है, बनाता है H2O, और साथ पे क्या बनाता है? O2। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर ये लगा दिया। अब आप चेक करें, इक्वेशन बैलेंस है। 2 2 जा, तो 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, और 2 और 2 कितने हो गए? 4। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन? 4। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन? तो इक्वेशन क्या हो गई है दोस्तों? बैलेंस हो गई है। इक्वेशन बैलेंस हो गई है। हमने कहा सर H2O2 वो केमिकल है जिसकी मदद से हम क्या बना सकते हैं? तो अगर ये केमिकल हम साथ ले गए सबमरीन में, और फ्यूल को, उस सबमरीन के फ्यूल को जलाने के लिए वी नीड क्या? तो इस रिएक्शन के ज़रिए हम क्या बना लेंगे, और उस ऑक्सीजन गैस के साथ फिर हम उस फ्यूल को क्या कर सकते हैं सर? जला सकते हैं। सही है, ठीक है।
तो ये इसके H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के क्या हैं दोस्तों, इस्तेमालात हैं। बात समझ में आ गई। मेन इस्तेमाल इसका क्या है, एंटीसेप्टिक है, यानी जरासीम को मारने के लिए मेडिकली हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया ये किसका काम करता है भाई, ब्लीचिंग एजेंट का काम भी करता है। सही है, ठीक है। अब जहाँ ब्लीचिंग आ जाएगा अपने जहन में रख लेना है, क्योंकि इसके बारे में हम आगे जाके मजीद आएगा, ये हमारे पास आएगा 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 के अंदर भी। सही है, ठीक है। और जो अगला इस्तेमाल है, इस H2O2 की मदद से हम कौन सी गैस बना सकते हैं, ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको नोट्स के अंदर तमीज़ से लिखी हुई मिल जाएगी। तमाम बच्चे बुक्स खोलें, नोट्स खोलें और नोट्स का पेज नंबर 16 देखें। ठीक है। तो यूजेस ऑफ H2O2 आपको मिल जाएंगे एज एन एंटीसेप्टिक, जरासीम कुश के तौर पे, एज एन क्लीनिंग एजेंट, मैंने आपको बताया था ना, ज़ख़म वगैरह लग जाए तो उसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लीनिंग बाउंड्स मतलब ये यही है, ज़ख़म वगैरह जो लगते हैं ना, खराशें वगैरह आती हैं उनको साफ़ करने के लिए। इसी तरीके से पेंटिंग वगैरह को रिस्टोर करने के लिए मैंने बताया था, फ्यूल कंपोनेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और अलग अलग केमिकल्स को बनाने के लिए भी दोस्तों इसको क्या करते हैं,